हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग करने वाले हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस। बिल्कुल आपके जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, चूंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल के रूप में आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ आपको PDF के रूप में मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सके, तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करा देते हैं। आइए यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, मार्च 2025 में आयोजित योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये देखो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये है भैया CU की जोनाथन क्रिस्टी, एडर्स, एंटोनसेन, कुनलावुत, बीती दर्शन। तो बताएं भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है CU की। जी हाँ, अगर हम बात करें मार्च 2025 में आयोजित योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब चीन के कहाँ के? चीन के CU की ने चीनी ताइपे के चिया हाओ ली को, किसको? चीन वाले ने चीनी वालों को ही हरा करके इस खिताब को जीता है। कुल मिलाकर के बस इतना ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें महिला एकल का खिताब तो दक्षिण कोरिया की आन से योंग ने जीता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि। ठीक हो, देख लिया आपने, पॉपुलेशन की भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो आप जानते हैं कि मैं आपको यही चीज़ बार बार फोकस करता हूँ मेरे भाई, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको स्वयं को अंदाजा लगेगा आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके साथ साथ अगर आंसर ना पता हो तो मेरे बताने के बाद आप लिखे कमेंट में, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकेंगे और अपने तैयारी के लिए जो आपको समय मिला उसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए भाई, 4 विकल्प है। वर्ष 1961 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, 91 से 2001 में। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी आंसर, यानी 1991 से 2001 में। जी हाँ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम कब थी? 1991 से 2001 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा भाई। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 90 में, 95 में, 2000 में, 2005 में। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है 1995 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1995 में हुआ है। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया है भैया। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। मेरे भाई आप जानते हैं ये वीडियोज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमको। तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करें और जो PDF ग्रुप बना हुआ उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? मार। ठीक है, कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखो सही विकल्प है झांसी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो देखो ये क्वेश्चन आपको मिल गया UP स्पेशल पे। मार मृदा कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक कावड़ मृदा, दूसरी होती है मार मृदा। ठीक है, मार मृदा गेहूं व कपास खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो इतना जानते रहो भैया। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? देखो ये क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री का देखने को मिल गया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है कैलाश मंदिर एलोरा। जी हाँ, पर्वत शिलाओं को खोदकर निर्माण की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि बेसर शैली से निर्मित है। किससे? बेसर शैली से। इसके आकार की बात करें तो पट्टडकल के चालुक्य कालीन विरूपाक्ष मंदिर जैसा है।
ठीक है। यह द्रविड़ शैली के नियमित विकास का उदाहरण है। यह प्रस्तर कला की एक महान एवं अद्वितीय कृति है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? मतलब प्रथम शासक यानी स्थापना किसने किया था? जय सिंह, यशोवर्मन, नन्नोक, धंग। देखो ये प्राचीन इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है नन्नोक। जी हाँ, चंदेल वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुए थे? 831 ईस्वी में। कब? 831 ईस्वी में, लगभग यही डेट है। तो इसको किसने किया था? नन्नुक ने। जी हाँ, अगर हम बात करें तो चूंकि ये जो है अगर देखा जाए तो उस समय सामंत या सरदार थे और इन्होंने नृप या महीपत की उपाधि धारण किया। उसके बाद इनके बाद जो उत्तराधिकारी रहे जिसमें वाकपत, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल चंदेल, यशोवर्मन, ठीक है, धंगदेव, ये सब इनके प्रमुख उत्तराधिकारी थे। उनमें से एक जो राहिल थे उन्होंने महोबा, जो वर्तमान महोबा के पास तालाब, अजयगढ़ किला, बड़ा मंदिर व राजवाहिनी नगर का निर्माण कराया। अगर हम यशोवर्मन की बात करें तो उनका एक अन्य नाम और था, लक्ष्मण वर्मन। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्तांतरित किया गया था, मतलब हस्ताक्षरित किया गया था। कब? मार्च 2014, फरवरी 2014, जनवरी 2014, अप्रैल 2014। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है मार्च 2014 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014 में, मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें, यह अधिनियम लागू हुआ 2 जून 2014 को और परिणाम क्या होता है? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का मतलब 2 अलग राज्य में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चर्चाएं होती हैं हमारे यूपी का भी बंटने में, देखो भगवान जाने कब बढ़ता है। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 12, 15, 20, 22, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें विशेषाधिकार समिति की तो यहाँ पर होते हैं सदस्य कुल मिलाकर के 15, ठीक है। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सदन और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य। ये भी क्वेश्चन बनता है भैया, ठीक है। 15 और 10, ये 15 किस में? लोकसभा में, 10 किस में? राज्यसभा में। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछा भी गया और विशेषाधिकार समिति में 15 है ऑप्शन में, 10 तो है ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जमूरिया, जहाँ भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। देखो 2013 में के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब बनाया जा चुका है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, उड़ीसा, जो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जमूरिया की बात हो रही है। जमूरिया अगर आप बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो कि बनाया गया, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, लाख कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर। तो बताओ, अभी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे क्या जो है आपका कृषि, तो उसमें इसको हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या है? एपीकल्चर, और बहुत बार पढ़ चुके हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों का प्रबंधन, ठीक है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीटों का पालन, यानी रेशम उत्पादन के लिए। मोरिकल्चर की बात होती है तो शहतूत की खेती, ठीक है, रेशम कीट है तो। और लाख कल्चर, लाख कीटों का पालन। तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, बलबान, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, देखो भाई सही विकल्प ये है जलालुद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें 1992 ईस्वी में हलाकू के पौत अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन ने समय जो है नष्ट नहीं किया और अपनी सेना लेकर सिंधु नदी घाटी तक पहुंच गया तथा मंगोलों को पराजित कर दिया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान सकते किसके साथ मंगोल बस गए थे लेकिन पराजित किया। अब बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए और संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया और उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या होता है, उलोंग खा के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए जो नवीन जो है मुसलमान कहलाए भैया। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी यानी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के विकास का श्रेय किसको? अमीर खुसरो को जाता है।
ठीक है, अमीर खुसरो जो कि 1253 ईस्वी में। उसके बाद फिर पटियाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके उपनाम की बात करें तो तूती हिंद यानी भारत का तोता इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का तोता। और इनके गुरु चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया। ये भी क्वेश्चन बनता है भाई कि इनके गुरु का क्या नाम था। ठीक है, अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो असिका नूर, सिपिहेर, तुगलकनामा, ठीक है, मिफ्ताउल फुतूह, ये सब कुछ इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट ने होली को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया? टेक्सास, जॉर्जिया, इलिनोइस, अलाबामा। तो यहाँ पर देखें, ये है करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन। तो बीच बीच में आपको करंट अफेयर का मिक्स करके बिल्कुल आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है टेक्सास। यहाँ पर मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य टेक्सास की सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई। इसी के साथ जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला टेक्सास जो है तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया। चलो भाई आगे देखो, यह है भैया सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। बहुत बार हमने इसको देखा। ये क्वेश्चन आप जानते हैं और इसमें 4 विकल्प है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन। कई बार बताया है कि डफर आदमी था जिसने डफर, ठीक है, उसने ये शब्द यूज किया था जो है कांग्रेस के लिए। और इसका कहना था कि जो है कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने मतलब कह करके कि कुछ लोगों का क्या ये प्रतिनिधित्व करती है। और इन्हीं के कार्यकाल में जबकि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसी कांग्रेस ने भारत देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, चारू मजूमदार। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जी हाँ, बताओ भाई सही विकल्प। अभी हम लोगों ने 14 अप्रैल को इनका जन्मदिवस मनाया है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अन्य प्रमुख सदस्यों की अगर हम बात करें तो दादा साहेब रुपवते, एन शिवराज इनके जो है और सदस्य थे। यह एक राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, चलो भाई, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है संबंधित राज्य का राज्यपाल। जी हाँ, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए अनुच्छेद 243, ठीक है, टी गा के अंतर्गत जो है अधीन ये संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम अधिकारी होता है। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। संविधान, जी हाँ, हमारे यहाँ हमारे देश में संविधान से बड़ा भैया कोई नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? देखो ये आपका क्वेश्चन है किसका? ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। विक्टोरिया प्रपात, एंजल प्रपात, एल्फ्रेड क्रेग प्रपात, टुगेला प्रपात। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है एंजल प्रपात। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये जो है एंजल प्रपात वेनेजुएला के कमैना नेशनल पार्क के करोनी नदी में पर स्थित है। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 979 मीटर, 979 मीटर। ये भगवान 1 किलोमीटर लगता, दादा पानी गिरे तो काल आने। चलो, एडवर्ड झील के किनारे हैं स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तंजानिया में, केन्या में, युगांडा, जाम्बिया में। बताओ भाई सही विकल्प। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है युगांडा में। अगर हम बात करें एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान युगांडा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में। ठीक है, कहाँ? 1954 में। और क्षेत्रफल 1978 वर्ग किलोमीटर। कब? कितना? 1978 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भैया, ये इतना ध्यान रखो। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो देखो इंपॉर्टेंट कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस गैर परंपरागत एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जलने पर या ऑक्सीजन से मिलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है,
औष्मीयमान ज्ञात ईंधनों से में जो है सबसे अधिक होता है, इसका बहुत भयंकर जलता है भाई हाइड्रोजन, ठीक है। जबकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल कार्बन डाइऑक्साइड का एवं अन्य प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर नोकरेक आरक्षित जयमंडल अवस्थित है, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मेघालय। बताओ भाई सही विकल्प, सही विकल्प है मेघालय, ठीक है। क्या है? मेघालय है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में तुरा शिखर से लगभग 2 किलोमीटर दूर नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक बार फिर से समझिएगा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी जो गारो हिल्स है, जो गारो जिला भी है, उसमें तुरा शिखर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर हम बात करें नोकरेक का, तो ये गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। यहाँ हाथी एवं हुलाक, गिब्बन सहित अनेक वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। चलो भाई, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है माइक्रोवेव, ठीक है। दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं ये क्या है? ये माइक्रोवेव है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें इनके उपयोग का, माइक्रोवेव ओवन, रडार, टेलीविजन, ये सब के लिए इनका और उत्पादन विशेष निर्वात ट्यूब है जैसे मैग्नेट्राइड, ठीक है, द्वारा इसका किया जाता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, माल और सेवा दर, नगद आरक्षित अनुपात। यहाँ पर देखें, ये आश्रम पद्धति 2021 के क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया माल और सेवा कर। अगर हम बात करें माल और सेवा कर यानी जीएसटी में से कौन भारतीय रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो कौन? जीएसटी, ठीक है। जीएसटी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, ठीक है, बल्कि जीएसटी मूल्य वर्धित अप्रत्यक्ष कर है जो घरेलू उपयोग वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किया जाता है। भारत में जीएसटी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2017 को हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पाद यानी कृषि और माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ कब? 1956, 66, 76, 86। बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है ये 1956 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कृषि उत्पाद अधिनियम कब हुआ था? 1956 में, विकास एवं माल जो है माल गोदाम निगम। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, RDX आविष्कृत हुआ अल्फ्रेड नोबेल, शार्डी, बर्जीलियस, हाइनिंग किसके द्वारा? बताओ। RDX ये हुआ था भैया हाइनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? हाइनिंग। इसकी खोज हाइनिंग ने किया था। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यह एक अति विस्फोटक पदार्थ है। अब जानते हैं RDX बम, ठीक है, फट जाए मर जाएंगे सब। अन्य नाम इसके अगर हम बात करें साइक्लोनाइट, हेल्सोजन और T4 होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग, यकृत, गुर्दा, हृदय, फेफड़े। बताओ, विज्ञान का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखें, हम सब जानते हैं कौन है भैया? गुर्दा। गुर्दा को क्या कहा जाता है? ये भाई क्या करता है? छानता है ना। तो रक्त से यूरिया एवं यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादन छानने वाला अंग क्या है? गुर्दा है। किडनी का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट एवं तरल पदार्थ को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना और इसके अतिरिक्त साल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को नियंत्रित करना है, ठीक है। चलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, विटामिन का ए का प्रचुरतम स्रोत ये है आम। जी हाँ, प्रति 100 ग्राम मतलब फल में अगर आम की बात करें तो 54 मिलीग्राम प्राप्त होता है विटामिन ए, ठीक है। पपीता में 47 मिलीग्राम, ठीक है, और सेब में 3 मिलीग्राम और अमरूद में कुछ नहीं मिलता। इसलिए विटामिन ए का सबसे प्राचुरतम जो स्रोत है वो क्या है? वो आम है, प्रचुरतम। आगे बढ़ो भैया, DFD का पूरा नाम क्या होगा? डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फुल डॉक्यूमेंट, डेटा फाइल डायग्राम, डेटा फाइल डॉक्यूमेंट। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये डेटा फ्लो डायग्राम। जी हाँ, सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोसेसेस में शामिल प्रमुख चरणों और डेटा की कल्पना करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम DFD का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकृत सर्वप्रथम किया कब? 56 में, 1959 में, 69 में, 71 में। बताओ भाई सही विकल्प। हम सब जानते हैं ये कब? 1969 में, बहुत फेमस है, ठीक है। 19 जुलाई 1969 में
14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक का था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर हम बात करें 15 अप्रैल 1980 को, तो 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ से अधिक थी। अगर 1993 की बात करें तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। और 2017 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल मिला करके कितनी रहे, 27 हो गई। ठीक है, कितनी, 27। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। और 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का विलय कर 4 बनाए गए। तो अब अगर हम बात करें एसबीआई सहित राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताओ सही विकल्प। तो सही विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक ये है एसबीआई। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, कब, 1955 1 जुलाई। ठीक है, इसकी स्थापना गोरवाला समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है, किसकी अनुशंसा पर, गोरवाला समिति की। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। तो आपको बताना भैया, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें तो अलग अलग तरीके से आपको कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। मतलब आपके लिए ये श्रृंखला कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है ये है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग। जी हाँ, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्थापित है। ठीक है, अगर हम बात करें इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यानी CCMB हैदराबाद की साझेदारी से बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों के जंतुओं की कोशिकाओं और ऊतकों के नमूनों को संरक्षित करना भैया। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। बताओ भाई, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको लगेगा कि यार क्या पूछ रहा। समान काम के लिए समान वेतन, जी हाँ, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है जो कि अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये नियम है। अब बात करें राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 10, 50, 50, 25, 25, 15, 15। बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है 50, 50। अरे भाई साहब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो कई एग्जाम में लेक्चरर 2021 पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया। राष्ट्रपति पद के नामांकन कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए। और 1997 में ये पहली संख्या कितनी थी, मतलब 10-10 थी। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और पूछा जाता है। भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। यहाँ पर जो सही विकल्प है हम सब जानते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है जिसके 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है। ऋग्वेद की मूल लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी में है और गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में ही हुआ है। मंडल 2 से 7 को वंशमंडल और सर्वाधिक मंत्र अग्नि देव को समर्पित है। विष्णु का जो है प्राचीनतम उल्लेख भी यहीं पर है। चलो भाई आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके, आपको बताना है। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। सही विकल्प है भैया जहांगीर। जी हाँ, अगर हम बात करें सर थॉमस रो जो कि 1615 से 1619, कब 1615 से 1619 के मध्य भारत आया और किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। इन्हीं के दरबार में रहा। यह ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक यह रहा और 1616 ईस्वी में अजमेर में पहली बार जहांगीर से मिला। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था जो कि 1608 से 1611 में, कब आया था, 1608 से 1611 की मध्य। ठीक है,
जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। टॉमस रो इंग्लैंड लौटा जहांगीर का फरमान लेकर के कि अंग्रेजों का स्वागत इसी प्रकार होगा। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। तो यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना भाई किनका उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये है चारों का। ठीक है, इन चारों का उल्लेख हुआ है। अगर हम बात करें पशुपालक, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य उद्यम था। ठीक है, उस दौरान और कुछ नहीं होता था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय यही था। और गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, अघन्य मूल्यवान संपत्ति के रूप में इसको माना जाता है। भैंस दूध, मांस और खाल हेतु उपयोग किया जाता था, ऋग्वेद में इसको गोपाल बोला गया है। भेड़ बकरी भी परिचित एवं उपयोगी थे। घोड़ा युद्ध एवं यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दान व दक्षिणा में भी दिया जाता था। अन्य पशु जैसे हाथी, बैल, ऊंट, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण, ये सब भी थे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना है, क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? पुष्पसेन, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है प्रवरसेन फर्स्ट। क्या? प्रवरसेन फर्स्ट, ये आपका सही विकल्प है। वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके अतिरिक्त उसने जो है वाजपेयी यज्ञ और कई अन्य वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसने सम्राट की उपाधि धारण किया। वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण राजा था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार, जो कि ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है सतलज। जी हाँ, सतलज नदी का उद्गम हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय में मानसरोवर के पास राकसताल से होता है, जो कि एक झील है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में ये हिमालय जो कि मतलब हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और यहाँ इस नदी पर जो है भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इस बांध से निर्मित जलाशय को गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कौन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? कांडला, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह इनमें सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें कोलकाता बंदरगाह का, तो ये भैया है हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में। अगर हम कांडला की बात करें तो कांडला और कोचीन दोनों गहराई में विशाखापट्टनम से कम है। आगे बढ़ते हैं भैया आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर देखें जो 4 विकल्प है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम एवं मछली। हम सब जानते हैं, आपको डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है शुद्ध जल। जी हाँ, जैविक संसाधन जो जीवों या जैविक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन। जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और मछली, ये तीनों सही विकल्प हैं आपके। ठीक है, लेकिन चूंकि नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन है? शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, यह अजैविक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस को देखा। इसके अतिरिक्त और भी तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, ग्रुप में मिल जाएगा। आप चूँकि सब कुछ नहीं करा सकते, वीडियो बहुत लंबी होगी, आप नहीं देख पाएंगे, तो ये एक प्रैक्टिस के रूप में हम इसको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो और आपकी तैयारी में आपके लिए एक नई दिशा दे। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है, पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट क्विज़ में पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को लेकर के बिंदास रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।